नमस्कार बच्चों। राज्य सरकार के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना स्माइल प्रोजेक्ट का समर्थन प्रदान करने के लिए CBO तारानगर के विशेष प्रोत्साहन के द्वारा हमारे विद्यालय की संस्था प्रधान श्रीमती सुनीता जी बेनीवाल के विशेष सानिध्य में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय साहवा के द्वारा संचालित डिजिटल क्लासेज में मैं रूपनाथ भाटी आज के भूगोल विषय के अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके जनक का नाम, भूगोल विषय के जनक का नाम, उनकी परिभाषा, ये सारी बातें हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। आइए बात करते हैं हम आज के लेसन के बारे में। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव या विकास 18वीं शताब्दी में हो चुका था, लेकिन जो आधुनिक मानव भूगोल है उसमें हमारा जो कक्षा 12 का जो सिलेबस है वो आधुनिक मानव भूगोल के तहत हम पढ़ेंगे। आधुनिक मानव भूगोल के जनक के रूप में नाम विख्यात है एक जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल का। ये हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी, याद रखना है, एक क्वेश्चन का बन सकता है, ये भी हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम बात करते हैं आज के लेसन के बारे में। मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल के जनक जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है उसका हम अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए फ्रेडरिक रेटजेल ने बताया कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाजों एवं धरातल के बीच, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी जो मानव भूगोल है वो क्या है, मानव समाजों, जो मानव है, मानव का और जो धरातल यानी जो प्रकृति है, इनके बीच के जो संबंध है, इन संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना, एकीकृत अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। ये परिभाषा किसने दी है? जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल ने, जिसे मानव भूगोल का जनक माना जाता है। और विस्तार से वर्णन देने के लिए हमें एक और विद्वान का वर्णन मिलता है हमारी पाठ्य पुस्तक में, जिसका नाम है एलन शैम्पल। एलन शैम्पल अमेरिका की भूगोलवेता है और जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल की ये शिष्या है। एलन शैम्पल ने अपनी परिभाषा में बताया है कि मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है? फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या अमेरिकन विद्वान एलन शैम्पल ने प्रदान की है। उन्होंने बताया है कि मानव भूगोल क्या है? चंचल मानव एवं अस्थायी पृथ्वी। मानव को कैसा बताया है? चंचल। चंचल का मतलब यहाँ है कि मानव जो है वो गतिशील प्राणी है, एक कुछ ना कुछ हर समय करता रहता है, कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता है, इसलिए उसको चंचल मानव बताया है। दूसरी तरफ उन्होंने पृथ्वी को अस्थायी बताया है। अस्थायी होने के का मतलब है, एक तो ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर घूमती रहती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, साथ ही साथ इसके जो उच्चावच है, इसकी जो बनावट है, इसके जो धरातल है, इसकी जो प्रकृति है, इन सब में समय समय पर बदलाव होता रहता है। तो एक तो
चंचल मानव, जो क्रियाशील मानव है, हर समय कुछ न कुछ करने की जुगत में लगा रहता है। और साथ ही जो पृथ्वी है उसका भी, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति, उसका नेचर है, वो भी हमेशा बदलता रहता है। तो ये दोनों चीज़ें परिवर्तनशील हैं और उनके बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है, दोनों चीज़ों के बीच का जो संबंध, जो समय के अनुसार जो मानव अपने क्रियाओं के द्वारा नया कुछ करता है, प्रकृति ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा कुछ नया करता है, जो जो समय के अनुसार परिवर्तन आते हैं, उनके साथ साथ जो मानव और प्रकृति के बीच संबंध चलता रहता है, उन संबंधों का अध्ययन ये अमेरिकी विद्वान एलन सैंपल ने हमें प्रदान किया है। तो फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सैंपल ने जिस अध्ययन पद्धति के द्वारा अपना जो वर्णन किया है मानव भूगोल का, उस अध्ययन पद्धति को नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको? नियतिवाद। यानी एलन सैंपल और फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी विचारधारा जो प्रस्तुत की है, उस विचारधारा को भूगोल के अंतर्गत नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। अब नियतिवाद को ही एक अन्य नाम निश्चयवाद के नाम से भी पुकारा जाता है। क्या कहते हैं? निश्चयवाद। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि नियतिवाद है क्या? तो बच्चों, भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति के बीच को जो संबंध है, उन संबंधों को परिभाषित करने के लिए 3 प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं। कितनी विचारधाराएं चलती हैं? 3 प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं। और उनमें से सबसे पहली विचारधारा है नियतिवाद या निश्चयवाद। नियतिवाद और निश्चयवाद को समर्थन किसने प्रदान किया है? फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सैंपल ने। तो 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं, जिनमें से पहला है नियतिवाद। नियतिवाद का जो अर्थ लगाया जाता है वो ये होता है कि जो प्रकृति है उसका मनुष्य पर नियंत्रण होता है। प्रकृति प्रधान होती है और मनुष्य जो होता है वो गौण होता है। यानी नीतिवाद का अर्थ क्या है? प्रकृति का मनुष्य पर नियंत्रण होता है, अर्थात प्रकृति प्रधान होती है। नियतिवाद का अर्थ क्या होता है? कि प्रकृति जो है वो मनुष्य को अपने नियंत्रण में लेती है। और यदि इस तथ्य पर विचार किया जाए तो बहुत कुछ ये सत्य बात है, क्योंकि प्रकृति जो है वो एक व्यापक विचारधारा है। प्रकृति अपने अनुसार मनुष्य को ढाल लेती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ही अपना आचार व्यवहार करना होता है। उसी के अनुसार उसको अपना जो दैनिक जीवन की जो क्रियाएं होती है वो करना होता है। क्योंकि हम यदि बात करें अपने राजस्थान के परिवेश की बात करें, ये मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ वर्षा कम होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, एकदम शुष्क इलाका है, वर्षा बहुत कम होती है। तो ये जो प्रकृति है वो मनुष्य को अपने अनुसार ढाल लेती है, या फिर मनुष्य को अपने को प्रकृति के अनुसार ढालना पड़ता है। तो अगर रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं तो हमें अपनी क्रियाएं भी उसी के अनुसार करनी होती है जैसे कि हमें प्रकृति इजाज़त देती है। या हमें शुष्क प्रकार की खेती करनी होती है, पशुपालन, कृषि यानी इस प्रकार की मिश्रित कृषि के द्वारा जीवन यापन करना होता है, बहुत कम वर्षा में उपज देने वाली फसलों को बोना होता है। उसी के अनुसार हमारा न केवल क्रियाकलाप नियंत्रित होता है प्रकृति के द्वारा, बल्कि हमारा जो शारीरिक रंग रूप बनावट, हमारे जो नेचर, हमारे जो विचारधारा, वो भी प्रकृति के अनुसार नियंत्रित होता है। जैसा कि गर्म इलाके में रहने वाले लोग रंग के थोड़े गेहुए रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग सफ़ेद रंग के होते हैं। तो ये सारा प्रकृति का नियंत्रण होता है मनुष्य पर, और इसी विचारधारा का नाम होता है नियतिवाद, जिसे फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सैंपल ने अपना समर्थन प्रदान किया है। इसी प्रकार की एक दूसरी विचारधारा जिसका नाम है संभववाद। क्या कहते हैं उसको? संभववाद। संभववाद में इसके विपरीत विचारधारा दी गई है, और संभववाद का जनक जो है वो विडाल डी ला ब्लास को माना जाता है। किसको माना जाता है? विडाल डी ला ब्लास। ये
4 व्यक्तियों के नाम नहीं है बच्चों, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, विडाल डी ला ब्लास, जो संभववाद के जनक माने जाते हैं। इस विचारधारा में इसके विपरीत अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। संभववाद में कहा गया है कि जो मनुष्य है वो प्रधान होता है, मनुष्य का प्रकृति पर नियंत्रण होता है। ये किस विचारधारा के समर्थकों ने कहा है? संभववाद के समर्थन करने वाले विद्वानों ने कहा है। क्या कहा है? कि मनुष्य है उसका प्रकृति पर नियंत्रण होता है, यानी नियतिवाद में प्रकृति को प्रधान माना है, तो संभववाद में मनुष्य को प्रधान माना है, मनुष्य को मालिक माना है, मनुष्य को ओनर माना है प्रकृति का। यानी संभववाद का अर्थ होता है कि ये मनुष्य प्रधान है, न कि प्रकृति प्रधान। यदि विचार किया जाए तो ये बात भी असत्य नहीं है, क्योंकि जो मानव की जब तक बात की जाए, मानव स्वयं एक संसाधन होता है, अन्य सारे संसाधनों का उपभोक्ता भी होता है, और मानव स्वयं संसाधनों का जनक भी होता है, अन्य संसाधनों का उपयोग करके नए संसाधन भी बना लेता है। तो कहा जाए तो मनुष्य है वो प्रकृति का दोहन करता है अपनी इच्छा के अनुसार। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति की जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उसको अपने उपयोग में लेता है, अपने अनुसार प्रकृति को वो उपभोग कर सकता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मनुष्य है वो प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है, मनुष्य का नियंत्रण होता है, यानी मनुष्य प्रधान होता है। और ये विचारधारा देने वाले जो मुख्य विद्वान थे वो विडाल डी ला ब्लास थे। इन्होंने संभववाद को अपनी विचारधारा का आधार बनाया है, जो कि मनुष्य को प्रधान मानता है, न कि प्रकृति को प्रधान मानता है। इसी प्रकार की तीसरी विचारधारा, जिस विचारधारा का नाम है नवनियतिवाद। क्या कहते हैं उसको? नवनियतिवाद। यानी प्रकृतिवादी या नियतिवादी विचारधारकों ने कहा था कि प्रकृति प्रधान होती है। संभववादी विचारधारा के समर्थकों ने कहा था कि मनुष्य प्रधान होता है, ना कि प्रकृति होती है। अब ऐसे समय में एक नई विचारधारा आई, नवनियतिवाद। दोनों का मिला जुला रूप उन्होंने बताया था। और नवनियतिवाद के जो जनक है उसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम है? ग्रिफिथ टेलर। नाम से स्पष्ट होता है ये टेलर है। ये टेलर का काम होता है जोड़ने का काम होता है। उन्होंने इस विवाद को निपटाने के लिए एक नई विचारधारा रखी। उन्होंने कहा कि साहब, आपकी प्रकृति भी महान है, ऐसा नहीं है कि प्रकृति कम है। मनुष्य भी एक ऐसा प्राणी है जो कि किसी भी सूरत में उसको कम नहीं आंका जा सकता। तो इन दोनों के विवाद को समाप्त करने के लिए या दोनों की विचारधारा को सम्मिलित रूप में लेकर ग्रिफिथ टेलर ने एक नई विचारधारा रखी जिसका नाम है नवनियतिवाद। और इसको रूको और जाओ के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा का दूसरा नाम क्या है? रुको व जाओ। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। क्या कहते हैं इसको? स्टॉप एंड गो। चलिए अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के विकास के बारे में। मानव भूगोल का विकास। वैसे हम पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में हो चुका था, लेकिन उसका विकास धीरे धीरे चलते चलते 19वीं और 20वीं शताब्दी में जाके मानव भूगोल का वास्तविक विकास हुआ था। तो मानव भूगोल ने 18वीं शताब्दी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया है उसको हम 3 चरणों में विभाजित करके उसका अध्ययन करते हैं। उन 3 चरणों में पहला चरण है प्राचीन काल। क्योंकि प्राचीन काल में विद्या जो है वो आज की जितनी विकसित नहीं थी, लोगों का एक दूसरे से संपर्क नहीं था, क्योंकि आवागमन के वाहन नहीं थे, साधन नहीं थे, एक दूसरे देशों के बारे में लोग जानते तक नहीं थे, दूर दराज लोग बसते थे, अलग अलग अपने क्षेत्र विशेष की कुछ विशेषताएं होती थी, उसी का लोगों को ज्ञान होता था। एक दूसरे के साथ पहुंच ना होने की वजह से एक दूसरे के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं होता था।
तो इसको कुछ बिंदुओं के द्वारा हम याद रख सकते हैं। एक दूसरे के बारे में ज्ञान अधिक नहीं था, क्योंकि लोग एक दूसरे तक लोगों की पहुँच नहीं होती थी। यहाँ तक कि कुछ देश तो ऐसे थे जिनको अन्य देशों के लोग जानते तक नहीं थे, अलग थलग सेपरेट वो पड़े रहते थे। तो एक दूसरे के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि एक दूसरे से संबंध नहीं होता था। इसी का हम दूसरा पहलू देखें, प्राचीन काल में जब मानव भूगोल का जिस परिस्थितियों में, जिस संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उस समय के लोग प्राकृतिक शक्तियों को प्रभावशाली मानते थे। जैसा कि हमने 3 सिद्धांत पढ़े, नियतिवाद, तो यहाँ नियतिवाद का ज़्यादा प्रभाव रहता था। प्राकृतिक शक्तियों को ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा प्रभावी मानते थे, और न केवल प्रभावी मानते थे बल्कि प्राकृतिक शक्तियों को देवीय तत्व माना जाता था। हम यदि भारत के इतिहास को हम पढ़ें तो भारत में प्रकृति को पूजा जाता था, पेड़ पौधों में देवताओं का निवास मानते थे। यहाँ तक कि हम जो 5 तत्व मानते हैं प्रकृति जिनसे बनी है, या हमारा शरीर भी जिनसे बना है, जैसे पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, इन सभी की पूजा होती थी। पेड़ों की पूजा होती थी, जैसे अपने देश में पीपल को पूजा जाता है, तुलसी की पूजा अर्चना की जाती है। तो न केवल प्राकृतिक तत्वों को प्रभावशाली माना जाता था, बल्कि प्राकृतिक तत्वों को देवीय तत्व भी माना जाता था। उनमें देवीय यानी ईश्वरीय शक्ति का आभास हम वो लोग जब समझते थे, जब प्राचीन काल में मानव भूगोल का जो विकास हुआ था। अब उस समय में जो विद्वानों ने हमें ये तथ्य उपलब्ध करवाए हैं, उन विद्वानों में याद रखना, ध्यान रखना, प्रमुख विद्वान जो हैं, सबसे पहला नाम है हेरोडोटस। ये इतिहास के बहुत बड़े हस्ताक्षर है। इन्हें इतिहास का जनक भी माना जाता है। क्या मानते हैं? इतिहास के जनक मानते हैं। किसको? हेरोडोटस को। तो ये प्राचीन काल में हमें मानव भूगोल के जो अध्ययन के जो तथ्य उपलब्ध करवाते हैं, उनमें से एक प्रमुख नाम है हेरोडोटस, जो इतिहास के जनक है। इसी प्रकार का एक दूसरा विद्वान जिसे हिकेटियस के नाम से जाना जाता है। ध्यान दो, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। क्या मानते हैं? भूगोल का जनक माना जाता है। ध्यान दें, भूगोल शब्द के जनक कौन हैं? याद करो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भूगोल शब्द किसने दिया था, भूगोल का जनक कौन है। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में हम पढ़ कर आए हैं, उसको रिपीट कर लेना, दोबारा उसको प्रत्यास्मरण कर लेना। तो हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। यहाँ ध्यान दो, भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है, याद रखना है। लेकिन वैज्ञानिक भूगोल, क्या करना है? वैज्ञानिक भूगोल के जनक अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को, क्योंकि भूगोल को वैज्ञानिक आधार पर तथ्य प्रस्तुत करने में मुख्य योगदान अरस्तु का है, इसलिए अरस्तु को वैज्ञानिक भूगोल का जनक माना जाता है और हिकेटियस को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। इसके अलावा कुछ जो महत्वपूर्ण नाम और हैं जिनको आधुनिक मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उनमें से एक नाम आता है थेल्स का, एक नाम आता है अनेक्सिमेंडर का। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। इस प्रकार की आधुनिक मानव भूगोल के बारे में हमें ज्ञान उपलब्ध करवाने वाले प्रमुख विद्वान, प्रमुख भूगोलवेता जैसे हेरोडोटस है, हिकेटियस है, स्ट्रेबो है, थेल्स है, अनेक्सिमेंडर है, ये आधुनिक मानव भूगोल का हमें वर्णन उपलब्ध करवाते हैं। तो ये था प्राचीन काल, जब एक देश दूसरे देश के बारे में जानता नहीं था, एक देश के मनुष्य दूसरे देश के मनुष्यों के बारे में, उनके प्रकृति के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। अलग थलग दुनिया में लोग बसते थे, वो था प्राचीन काल। उसके बाद आता है मध्यकाल। इस परिस्थिति में थोड़ा सुधार आया मध्यकाल में। वैसे मध्यकाल में ज़्यादा हमें विस्तृत वर्णन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राचीन काल में जब लोगों को एक दूसरे से संबंध नहीं था, संपर्क नहीं था, उसके बाद मध्यकाल में नौचालन का विकास हुआ। नौकाओं के द्वारा दूर दूर की लोगों ने यात्राएं करना शुरू कर दिया। जैसे भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इस प्रकार जो लोग हैं वो दूर दूर के देशों का भ्रमण करके ये पता लगाने लगे कि मनुष्य वहाँ पर भी रहते हैं, उनकी भी विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ के मनुष्य के अलग प्रकार के क्रियाकलाप हैं। तो नौचालन का विकास हुआ और जिसका परिणाम ये हुआ कि
कि विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे के नज़दीक आए, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के बारे में अपने विचार साझा किए, और इसका परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर, एक भौगोलिक इकाई मानकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाने लगा। जैसा कि आधुनिक प्राचीन काल में होता था, जहाँ तक लोग सीमित अपने जानकारी रखते थे वहाँ तक का अध्ययन करते थे, यानी क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता था। लेकिन आधुनिक मध्यकाल में जो मानव भूगोल है, इसमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में तथ्यों को एकत्रित करके उनका अध्ययन किया जाने लगा। ये मध्यकाल की एक विशेष योजना थी, विशेष उपलब्धि थी। लेकिन जब हम मानव भूगोल का अपनी कक्षा 12 में अध्ययन करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो अध्ययन है वो है आधुनिक काल। और आधुनिक मानव भूगोल के जनक से माना जाता है। पिछले लेसन में, इसी लेसन में हमने पहले चर्चा की है। तो आधुनिक मानव भूगोल है, उसका जो मानव भूगोल का जो विकास है, उसका आधुनिक काल अपनी बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जहाँ से बोर्ड के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है, उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाकर आपको ये याद रखना है कि कौन से देश के भूगोलवेताओं का क्या योगदान है, या कौन कौन से देश के भूगोलवेताओं ने आधुनिक मानव भूगोल के अध्ययन को आगे बढ़ाया और हमें बहुत सारे अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई। तो सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो जर्मन भूगोलवेताओं का है। जर्मन भूगोलवेताओं में एक नाम आता है रेटजेल का, फ्रेडरिक रेटजेल, जो नियतिवाद के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी में अपनी पुस्तक में भूगोल के एक विस्तृत अध्ययन उपलब्ध हमें करवाए हैं। फ्रेडरिक रेटजेल, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रोवेल, पेशेल, अरिस्टोफेन, ये आपको नाम याद रखना है। और इस प्रकार से नाम याद रखना है कि ये जो विद्वान है, ये जर्मनी के भूगोलवेता हैं, जिन्होंने आधुनिक मानव भूगोल के अध्ययन में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। इसी प्रकार यदि बात की जाए फ्रांसीसी भूगोलवेताओं की, फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो सिग्नेचर है वो विडाल डी लाब्लास, जो संभववाद के जनक जिन्हें माना जाता है। इसके अलावा ब्रून्स, डी मार्तोन, डी मांजिया, फेब्रो, यानी जिनके नाम में डी लगता है वो सारे फ्रांस के विद्वान हैं। इसके अलावा फेब्रो और ब्रून्स, ये भी फ्रांस के विद्वान हैं। आपको विशेष रूप से याद रखना है कि फ्रांसीसी आधुनिक मानव भूगोल के विकास में किन किन फ्रांसीसी विद्वानों का योगदान है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विडाल डी लाब्लास, ब्रून्स, डी मार्तोन, फेब्रो, डी मांजिया, ये सारे फ्रांस के भूगोलवेता हैं जिन्होंने आधुनिक मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार अमेरिकन भूगोलवेताओं की बात की जाए, हटिंगटन, ब्रोमेन, कार्लसोवर एवं ग्रिफिथ टेलर जो नवनीतिवाद के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा एलन सैम्पल का नाम भी हम शामिल कर सकते हैं इनमें, जो जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या के रूप में मानी जाती हैं। ये है आधुनिक मानव विकास, मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अमेरिका के भूगोलवेता। इसके अलावा जो ब्रिटिश भूगोलवेता है उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है, तो हमें उनको भी याद रखना है आधुनिक मानव भूगोल के विकास में। जो ब्रिटिश भूगोलवेताओं ने या ब्रिटेन के भूगोलवेताओं ने जो योगदान दिया है उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ब्रिटेन के भूगोलवेता, नाम याद रखना है हर्बर्टसन, हर्बर्टसन एक इंग्लैंड के महान भूगोलवेता हुए हैं। मैकिंडर, ये भी इंग्लैंड के भूगोलवेता हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादा डिटेल से ना कर, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आना है, तो इसलिए आपको इन देशों के साथ इनको कोरिलेट करके याद रखना है कि कौन सा विद्वान किस देश का निवासी था या किस देश में के मानव भूगोल के अध्ययन में उनका योगदान रहा है। हर्बर्टसन हो गया, मैकिंडर हो गया, फ्लूअर और रॉक्सबी, ये इंग्लैंड के जो भूगोलवेता है जिन्होंने आधुनिक मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपना विस्तृत वर्णन हमें प्रस्तुत